साथियों, आपने कई बार मूवीज़ में डायलॉग सुना होगा कि भाई मेरे दिमाग में ना केमिकल लोचा हो रहा है। दोस्तों, इस केमिकल लोचे का संबंध होता है हमारे दिमाग में बन रहे हार्मोन्स के साथ में, और उन हार्मोन्स का संबंध होता है डिप्रेशन से। डिप्रेशन और उससे जुड़े हुए तमाम विषयों पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने एक नई रिसर्च प्रकाशित करी है। क्या कहती है वो रिसर्च डिप्रेशन और सेरोटोनिन हार्मोन को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन यानी कि अवसाद, इसका नाम तो हमने कई बार सुना होगा दोस्तों। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर डिप्रेसिव फेजेस का सामना भी किया हो। डिप्रेशन एक बहुत ही ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन है वो अचानक से घट जाए, अपने आप से घट जाए? कल तक कुछ नहीं था, बट आज हम किसी व्यक्ति के बारे में मालूम पड़ रहा है कि वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड डायग्नोज हुआ है। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दुखद अवस्था में रहते हुए 14 दिनों से ऊपर का समय हो जाए, तो वो उसके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। दोस्तों, आपने तनाव के बारे में तो जरूर सुना होगा। तनाव यानी कि वो स्थिति जिसमें कि हम किसी काम को करते वक्त प्रेशराइज महसूस करें। उदाहरण के तौर पर, सुबह हमें ऑफिस जाना होता है, यदि लेट उठे हैं तो जल्दी जल्दी में हम ऑफिस के लिए रश करते हैं, ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर देते हैं, ट्रैफिक को फाइट करते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस में 8-9 घंटे स्पेंड करते हैं, फिर वापस से ट्रैफिक से फाइट करते हुए अपने घर आते हैं। वाइफ पूछती है कि भाई इस महीने में दूसरी बार आप 1-2 मिनट के लिए लेट हो गए। फिर नेक्स्ट जैसे सेम साइकिल रिपीट होता है। यानी कि वो सिचुएशन जिसमें कि हम फाइट करते हैं और हम विन विन वाली साइड होते हैं। इसको कहते हैं यू स्ट्रेस, जो कि सकारात्मक स्ट्रेस है, जो कि हमें मोटिवेट करता है कुछ काम करने के लिए, प्रेरित करता है। वहीं दोस्तों, दूसरे प्रकार का स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड डी स्ट्रेस। यानी कि डी स्ट्रेस उस प्रकार का स्ट्रेस होता है कि जिसमें अगर हमने इसको फेस नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा हमारे जीवन पर। उदाहरण के तौर पर, जब किसी भी स्टूडेंट का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है, सो वो सुबह उठता है, पहली बात तो उसको नींद नहीं आती है रात भर। जब वो सुबह उठता है तो पैर झरझरा रहे होते हैं, दिमाग घूम रहा होता है, वो भगवान से दुआ कर रहा होता है कि हमें बचा लो, आप जो चाहे हम करेंगे। या फिर दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं कि किसी प्रिय साथी का बिछड़ जाना या डाइवोर्स हो जाना, जिसके इम्पैक्ट बहुत ही लाइफ लॉन्ग रहते हैं, वो आसानी से नहीं भुलाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं डी स्ट्रेस। इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होता है, हेल्थ के ऊपर भी और लाइफ में भी होता है इसका इम्पैक्ट। वहीं दोस्तों, स्ट्रेस की ही दूसरी एक स्टेज होती है, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है, दैट इज कॉल्ड सैडनेस। सैडनेस में क्या होता है कि हम इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाते हैं, हम इमोशनली अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसमें होता है कि जैसे हमारे किसी बहुत ही प्रिय परिजन की मृत्यु हो जाए, या घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए, या कोई भी ऐसी क्षति हो जाए जिसको कि कभी भी जिंदगी में रिकवर नहीं किया जा सकता, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसका असर हमको पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। सो वो सैडनेस की एक दूसरी ही मतलब बहुत एक्सट्रीम स्टेज होती है। अब सैडनेस भी दोस्तों, इसको हम दो पार्ट्स के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक तो होती है सैडनेस वो कि जिसमें कि हमारा कुछ लॉस हुआ है, बट उसको उसकी हम भरपाई कर लेंगे, वो कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में, महीनों में वो भरपाई हो जाएगी। वहीं दोस्तों, दूसरे प्रकार की जो क्रॉनिक सैडनेस होती है, वो होती है कि हम उसको, मतलब वो इर्रिप्लेसेबल होती है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो ये भी है। अब दोस्तों, यदि ये हाई एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और जो क्रॉनिक सैडनेस होती है, अगर ये परसिस्टेंट रहे, 14 दिनों से अधिक का समय हो चुका है, बट ये जो परसिस्टेंसी है वो बनी हुई है, तो ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। इसको क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे जो एक अहम रोल होता है वो होता है हमारे हार्मोन्स का। मैं आपसे बात करूंगा हमारे, वैसे तो हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को, एटीट्यूड को, थिंकिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ब्रेन हार्मोन की बात करूंगा मैं, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं फील गुड हार्मोन्स। दोस्तों, हार्मोन्स हमारे शरीर के वो केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। रक्त के माध्यम से ये हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज, बोन्स तक ही पहुंचते हैं, और उनको बताते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है और इतनी मात्रा में करना है। दोस्तों, वैसे हमारी बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे बात करूंगा 4 प्रकार के हार्मोन्स जो कि फील गुड हार्मोन्स कहलाते हैं,
और यही हमारे ब्रेन के अंदर पाए भी जाते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। दोस्तों सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, हमारी स्लीप को इम्प्रूव करता है, हमारे इमोशंस को मैनेज करता है और इसके अलावा डाइजेशन और भूख इन दोनों को भी गवर्न करता है। उसके बाद दोस्तों आता है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये जैसे वार्म फीलिंग्स आती हैं उनको बनाता है और हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ में बॉन्ड कैसा है, कितना प्यार भरा बॉन्ड है उसको भी करता है। इसीलिए दोस्तों ये जो हार्मोन है ये जो मदर्स होती हैं उनका जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ज़्यादा ये हार्मोन सक्रिय होता है और लैक्टेशन के टाइम पे भी ये हार्मोन बहुत हेल्प करता है। डक्ट से निपल्स तक मिल्क को यही लेके जाता है ताकि वो बेबी को फीड कर सकें। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है डोपामाइन। इसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड केमिकल, यानी कि ये भी फील गुड हार्मोन का एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ये हमारे ब्रेन में जो रिवॉर्ड सेंटर होता है उसको मैनेज करता है। जैसे किसी को एडिक्शन हो जाता है, ड्रग एडिक्शन हो गया या कोई भी और दूसरी बुरी लत लग गई, तो आप समझ सकते हैं कि जो हार्मोन है ये सक्रिय हो चुका है। ये प्लेजरेबल कंडीशन ऐसी पैदा करता है कि आप उस काम को बार बार करें, रिपीटेटिवली करें। इसके बाद दोस्तों आता है एंडोर्फिन। जो एंडोर्फिन हार्मोन है दोस्तों इसे हम बोलते हैं पेन किलर हार्मोन, यानी कि जो हमें कभी कभी पेन होता है वो पेन जो है थोड़ा बहुत देर बाद होने के बाद अपने आप कम हो जाता है, तो ये हार्मोन उसमें हेल्प करता है। इसके अपार्ट ये हार्मोन जो होता है ये स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है और प्लेजरेबल फीलिंग्स को बूस्ट करता है और हमारे फिजिकल वेलबींग को बना के रखता है। इसीलिए ये हार्मोन जो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है वो होता है एक्सरसाइज से। दोस्तों अगर आप इस हार्मोन को सक्रिय रखना चाहते हैं यानी कि हेल्थ स्टेट में रखना चाहते हैं तो डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। जो आज कल चर्चा का विषय बना पड़ा है, जो सुर्खियों में है, वो है सेरोटोनिन हार्मोन। दोस्तों डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसका डिप्रेशन के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको सुन के बहुत हैरानी भी होगी, कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब ये हार्मोन हमारे इमोशंस को मैनेज करता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिप्रेशन के साथ में कोई भी इसका रिलेशन ना हो? दोस्तों विस्तार से एक बार इस हार्मोन का जो काम है, कार्य प्रणाली, उसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों कहा और रिसर्च जिन्होंने की उसमें उन्होंने क्या कुछ नया बताया। दोस्तों क्या होता है ना कि ये हमारी इतनी बड़ी बॉडी है लेकिन इसका जो सीपीयू है ना वो यहाँ पर है। यहीं से ही हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स ट्रांसफर होते हैं और संचार का जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। मैसेजेस कैरी करते हैं हॉर्मोन्स न्यूरॉन्स की फॉर्म में। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कभी चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है तो हीलिंग ये हार्मोन करता है। ऐसा कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो कि हमें रात होते ही ये संदेश पहुंचाती है कि अभी सोने का वक्त हो चुका, सुबह होते ही ये संदेश पहुंचाती है कि अब जागने का वक्त है। हालांकि आज मॉडर्न टाइम्स के अंदर ये क्लॉक जो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, बट प्राकृतिक रूप से ये अभी भी मौजूद है। सेक्सुअल फंक्शन को भी यही हार्मोन जो है वो गवर्न करता है। लिबिडो की फीलिंग आती है, वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं वो उसी की वजह से होती हैं। लेकिन अगर ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में शरीर के अंदर बनना चालू हो जाए तो वो कम हो जाती है। दोस्तों शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियों का घनत्व होता है, डेंसिटी जिसे हम कहते हैं। यदि बोन की डेंसिटी घट जाए तो वो कमजोर हो जाती है और इसी कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी आ जाना। तो यदि ये हार्मोन हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में है तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मूड रेगुलेशन, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो हार्मोन है मूड को स्टेबलाइज करता है, मूड को रेगुलेट करता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीजें ये हार्मोन ही इसका संतुलन पर निर्भर करती है। दोस्तों उसके बाद है नौशिया। नौशिया मतलब होता है कि जी मिचलाना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि हमको जी मिचला रहा होता है, या मतलब हम इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं या इतने irritate होते हैं कि मतलब ऐसा मन करता है कि बस सब कुछ तोड़ दो, मतलब ऐसा ऐसा मन करता है कि बस अभी सब कुछ छोड़ छाड़ की जगह आराम से बैठ जाओ। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसी क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन बन जाती है कि वहां पर जो हमारा खाना है वो उल्टी हमको हो जाती है, हमारा खाने का मन नहीं करता है, बहुत अधिक गर्मी हो जाए तो होता है। नौशिया से हम बोलते हैं दोस्तों। तो स्कूल टाइम में बायोलॉजी किताब के अंदर हमने देखा होगा ऐसा एक जालीनुमा आकार होता है, हाथ जैसा कुछ शेप होती है, इसमें ये एक्सन होता है और ये इसके डेंड्रास और डेंड्रॉन्स होते हैं।
तो इनकी टिप से ही न्यूरॉन्स जो है वो एमिट होते हैं और पानी के रास्ते ट्रेवल करके दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमिशन दोस्तों। सो जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो भी एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर भी है। दोस्तों यदि शरीर के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी, मेनिया जैसी चीजों को जन्म देता है, सिमिलर हेल्थ कंडीशंस को जन्म देता है। दोस्तों अब तक जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक और डॉक्टर मानते आए थे वो ये मानते आए थे कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन है यदि वो कम हो जाए, यदि उसका ट्रांसमिशन कम हो जाए तो उससे डिप्रेशन बन जाता है। लेकिन अभी जो रिसर्च हुई है हाल ही में उसमें यह कहा गया है कि यदि मस्तिष्क के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन कम भी है तो ये वजह नहीं मान सकते हैं कि उसके कारण ही डिप्रेशन बन रहा है। आइए एक बार जरा नजर डालते हैं कि जो अभी रिसर्च कंडक्ट की गई है उसमें क्या प्रॉपर तरीके से कहा गया है डिप्रेशन और सेरोटोनिन को लेकर, क्या वो केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी है, एक बार समझते हैं। तो साथियों अब तक जो माना गया था वो ये माना गया था कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नामक जो केमिकल होता है उसका असंतुलन, उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाना ही अवसाद के रूप में हमको दिखती है। तो यदि हम इस अवसाद को बैलेंस यानी खत्म करना चाहें तो सेरोटोनिन का जो अमाउंट है उसको बैलेंस कर सकते हैं और इसीलिए अवसाद रोधी दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता था। तो ये अवसाद रोधी दवाइयां और कुछ नहीं, एंटी डिप्रेसेंट जो दवाई होती है और कुछ नहीं बल्कि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर सेरोटोनिन को बैलेंस करने के लिए ही दी जाती है। लेकिन कुछ दिनों पहले जो रिसर्च की गई है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, नेचर्स मैगजीन में रिसर्च प्रकाशित हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि एक शोध में कई हजार लोगों को उन्होंने ये शोध किया, उसमें ये पाया गया है कि जो सेरोटोनिन नामक रसायन है ये अवसाद का कारण नहीं है, यानी कि इसका एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाना या इसकी मात्रा में कमी आ जाना डिप्रेशन का रीजन बिल्कुल नहीं है। और इस खबर को सुन के जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो परेशान तो ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि अब तक वो एंटी डिप्रेशन का ही यूज करते हुए आए थे। तो ये भी एक चर्चा का विषय बनने वाला है। तो ये माना गया था कि अवसाद मस्तिष्क में रसायनों सेरोटोनिन के असंतुलन का ही परिणाम है, ऐसा माना गया था। और ये जो धारणा है ये 1960 से प्रचलित है, यानी कि इसको करीब 6 दशक से भी ऊपर का वक्त हो चुका है कि जब से हम ये मान रहे हैं कि हाँ सेरोटोनिन मस्तिष्क में कम होता है जिसके कारण कि डिप्रेशन बन जाता है। और 1990 में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये स्टार्ट हो गया था, इसी का आगमन हुआ था और इसी को ही पेशेंट्स को, डिप्रेशन के पेशेंट को दिया जाया करता था, क्योंकि ये जो ड्रग है ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है इसकी अमाउंट को अस्थायी रूप से बढ़ा देता है। यानी कि जो हमें सेरोटोनिन हार्मोन है वो हम खाने से इनटेक करते हैं, लेकिन ये जो ड्रग है, इंजेक्शन दिए जाते हैं इसके, तो माइंड के अंदर ये बैलेंस करता है उस चीज को, तो जिसके कारण की डिप्रेशन जो है वो खत्म होने लगता है। सो अब इस खबर को सुनकर डिप्रेशन के पेशेंट्स और डॉक्टर तो परेशान होंगे ही, लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय बनने वाली है। साथ ही यही वो रिसर्च है जो कहती है कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्टडी देयर रिमेन्स नो क्लियर एविडेंस दैट सेरोटोनिन लेवल्स और सेरोटोनिन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। माने ये कि दशकों की स्टडी के बाद में ये पाया गया है, ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है जो कि ये बता सके कि सेरोटोनिन लेवल या सेरोटोनिन की गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं डिप्रेशन के लिए। दोस्तों यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइंटिस्टों ने ये रिसर्च प्रकाशित करी है 20 जुलाई को, नेचर्स मैगजीन में रिसर्च पब्लिश हुई थी और इसके समर्थन में उन्होंने दो दलीलें दी, दो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दी हैं। दोनों की चर्चा हम एक बार एक कर लेते हैं। तो जो पहली दलील वैज्ञानिक देते हैं वो ये है कि वैज्ञानिकों ने कंपेयर करके देखा, क्या कंपेयर करके देखा, सेरोटोनिन और उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को। सेरोटोनिन और सेरोटोनिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को उन्होंने कंपेयर करके देखा। किन में कंपेयर करके देखा? दो प्रकार के बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। पहले ह्यूमन बींग्स वो जो कि क्लिनिकली डायग्नोस थे डिप्रेशन से, और दूसरे वो जो हेल्दी कंट्रोल थे। तो उन दोनों के अंदर उन्होंने सेरोटोनिन और उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की मात्रा को कंपेयर करके देखा, जो ब्लड में और ब्रेन फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिला। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सेरोटोनिन की कमी के कारण ही व्यक्ति डिप्रेस्ड कहलाता है? एक ये। दूसरा ये कि जो वैज्ञानिकों ने,
वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सेरोटोनिन की जो मात्रा थी वो अप्राकृतिक रूप से कम कर दी एक हेल्दी पर्सन के अंदर। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो सेरोटोनिन है वो बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर बॉडी उसको फिर ब्रेक डाउन करके उसको हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देती है। तो जो सेरोटोनिन है वो बना होता है एक खास प्रकार के अमीनो एसिड से जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। यदि इस ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी हो जाए तो सेरोटोनिन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खाने में ऐसे बदलाव किए जिसकी वजह से शरीर के अंदर सेरोटोनिन नामक केमिकल है वो कम हो जाए। तो जब सेरोटोनिन नामक केमिकल कम हो गया शरीर के अंदर, तो ये पाया ही नहीं गया कि जो व्यक्ति है वो डिप्रेस्ड है। यानी कि आर्टिफिशियली तरीके से केमिकल को सेरोटोनिन कम करके भी यह नहीं मान सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो डिप्रेस्ड है। तो हम फिर ये कैसे मान लें कि जो सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो ही कारण बनती है डिप्रेशन का। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखने जा रहा हूँ। ये आपके सामने एक चार्ट है, टॉप 10 देश जहां हर 1 लाख लोगों पर आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर यदि रूस आता है तो दूसरे पे आता है भारत। तो 1 लाख लोग में से यदि डेथ होती है तो उसमें से 26.5 रूस में होते हैं सुसाइड करने वाले, जो कि डिप्रेशन के कारण सुसाइड करते हैं, और भारत में होते हैं 16 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना सीरियस इशू है ये। इसके बाद में साथियों भारत की ये बात करें तो मानसिक बीमारी से तंग आकर देश में हर साल कितने लोग जान देते हैं, ये आपके सामने डेटा है। ये 10 साल का भी डेटा नहीं है आपके सामने दोस्तों, 6 साल का डेटा है केवल, 2013 से लेकर 2018 तक का। ठीक है, तो 2013 में 8006 लोगों ने सुसाइड किया था, फिर 14 में थोड़ा कम हो गया, फिर और यदि हम सबसे रिसेंट डेटा की बात करें तो हमारे पास 2018 का अवेलेबल है, तो 10,134 लोगों ने इसमें आत्महत्या करी है। तो तकरीबन 6 साल के ही स्पैन के अंदर 52,526 लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना गंभीर मुद्दा है ये अपने आप में। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इससे केवल कोई भी एक एज के लोग इससे पीड़ित हों, हर तरह के, हर एज के, लगभग हर एज के ही लोग इसमें शामिल हैं। तो यदि हम इसकी डेटा की बात करें तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के जो लोग हैं वो इसमें सुसाइड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और सामान्य यदि मैं कुछ मेंटल हेल्थ से जुड़े फैक्ट्स की भी बात करूं आपसे, तो सामान्य लोगों के मुकाबले जो मानसिक रोगी होते हैं वो 10 से 20 साल पहले ही उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, और हर साल तकरीबन 8 लाख लोग हैं जो मानसिक रोग से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अपार्ट दोस्तों दुनिया में हर 9 में से एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार की, एक नहीं तो दूसरे प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जो उससे फाइट कर रहा है या उससे दवाई ले रहा है, अकॉर्डिंग टू डेटा। 26 करोड़ लोग हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, 14 साल की उम्र से मेंटल डिसऑर्डर से जूझने लग जाते हैं। और डिप्रेशन और एंजाइटी से हमारे जो वर्ल्ड है उसको इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम भारत में मेंटल हेल्थ के जो इलाज हैं उनकी बात करें तो आप देख सकते हो कि 1 लाख की आबादी पर 0.75 साइकेट्रिस्ट ही अवेलेबल है, जबकि जरूरत होती है 3 की। यानी कि ये 1 लाख लोग हैं तो उसमें कम से कम हमें 3 साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सकों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास भारत में कितने अवेलेबल हैं? 0.75। मेंटल अस्पतालों की बात करें तो 1 लाख आबादी पर बेड केवल 1.4 ही अवेलेबल हैं, मरीज 7 होते हैं। हेल्थ केयर बजट में मेंटल हेल्थ का हिस्सा 0.05% है, जहां विकसित देश कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? वो 5% कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं हमारी कंट्री कितना करती है? 0.05% ही करती है। और कोरोना के बाद तो मेंटल हेल्थ का जो सर्वे है उसमें 30% तक मरीजों की बढ़ोतरी हुई है, उसका अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना के टाइम में भी आपने खुद ने भी देखा होगा कि कितना लोगों के अंदर खौफ और एकदम डर का सा गया था, तो वो भी एक कारण था डिप्रेशन के केसेस में बढ़ जाने का। दोस्तों कुछ गाइड है मेंटल हेल्थ के बारे में जो कि हमें पता होनी चाहिए। ऐसा देखिए, हमको मालूम चले कि मेंटल इलनेसेस क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, तनाव, ये सब क्या होता है, लेकिन उनके जो साइंस है हमको उनके बारे में भी समझ होनी चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि हमें वही नहीं पता होगा, अगर हमको सिम्टम्स नहीं पता होंगे, फिर उसका उपचार हम किस प्रकार कर सकेंगे। तो पहला जो चीज है दोस्तों वो है कि फीलिंग वेरी सैड एंड विथड्रॉन
फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि डॉक्टर से मानते हैं कम से कम 2 सप्ताह तक यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त या अवसादग्रस्त स्थिति से गुजर रहा हो, दुखद स्थिति से गुजर रहा हो, तो ही उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो पर्सन है वो डिप्रेस्ड है या मानसिक रोगी है। सीरियसली ट्राइंग टू हार्म और किल वनसेल्फ और मेक प्लान्स टू डू सो, यानी जो व्यक्ति है वो खुद को, अपने आप को मारने का या हार्म करने का कुछ प्लान कर रहा हो या फिर दूसरे को हानि पहुंचाने का प्लान कर रहा हो। सीवियर आउट ऑफ कंट्रोल रिस्क बिहेवियर, उसके ऐसे बर्ताव जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत तेज बाइक चला रहा है, बहुत तेज कार चला रहा है, फुटपाथ पे चला दी उसने, डिवाइडर से कार कर दी, तो ऐसे व्यक्ति को हम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं मान सकते हैं। सडन ओवरवेलमिंग फियर फॉर नो रीजन, अचानक से अपने आप से डर जाना, अचानक से अपने आप से ऐसा कोई उसको पुरानी बात याद आ जाना कि वो उससे डर जाए। या एक छोटा सा एग्जांपल ले तो कोई भूत का, जबकि भूत वगैरह कोई होता नहीं है, लेकिन वो उसके मन में ऐसा खौफ है, ऐसा डर है कि उसको भूत के बारे में सोच के डर लगता है और एकदम से वो झटके से वो उठ बैठता है बेड पे से। ठीक है। नॉट ईटिंग, थ्रोइंग अप और यूजिंग लैक्सेटिव्स टू लूज वेट, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। और डिप्रेशन के केस में एक चीज और होती है, जो व्यक्ति जो होता है या तो वो बहुत ज्यादा खाना चालू कर देता है या फिर बिल्कुल ही खाना खाना बंद करता है। ये दोनों ही असामान्य उसके खाने को लेकर उसके तो बिहेवियर है। तो ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, बट यदि ऐसा कर रहा है तो आपको ये चीज नोटिस करनी होगी। सीइंग, हियरिंग और बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल, जो चीज जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं उनके बारे में वो ऐसा कहता है कि उसको आवाजें आ रही हैं, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। या वो ऐसा विश्वास मानता है कि ये चीज है जबकि वो चीज वहां पे होती नहीं है, तो वो चीज भी एक साइन है। रिपीटेडली यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल, लगातार और बार बार बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स का उपयोग करना या शराब का पीना, ऐसे व्यक्ति को हम बिल्कुल नहीं स्वस्थ मान सकते। आपने देखा होगा कि जो आमतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा चलता है, यदि कोई स्ट्रेस होता है तो उसको स्ट्रेस को बीट करने के लिए वो सिगरेट पी लेते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो कि डेली अल्कोहल पीते हैं ताकि वो, ऐसा कहते हैं ना कि अपने गमों को भूल जाए, तो अल्कोहल का वो सेवन करते हैं। गम अगर तो भूलते नहीं है, शरीर खराब हो जाता है। ड्रास्टिक चेंजेस इन मूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और स्लीपिंग हैबिट्स, तो क्योंकि जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है या मेंटल हेल्थ से जो सफर कर रहा होता है, तो उसके स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर बहुत बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आ जाता है। रात को किसी भी टाइम पर सो जाना, सुबह देर तक सोते रहना, ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीपिंग साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। एक बार स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगी तो मान के चलिए कि शरीर तो उसका स्वास्थ्य भी है, शरीर का भी स्वास्थ्य है, और बिहेवियर में फिर बदलाव आना, मतलब फ्रस्ट्रेट, चिड़चिड़ा टाइप का रहना, सो वो चीजें भी आती हैं। एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग और स्टेइंग स्टिल, यानी कि जब आपसे कहा जाए कि फोकस, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस पर। हम कहें कि इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से भी नहीं पढ़ पाते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल ही पुअर हो जाता है, बिगड़ जाता है, फोकस नहीं रह पाता, अटेंशन दे नहीं पाते किसी भी चीज पर। इंटेंस वरी और फियर्स दैट गेट इन द वे ऑफ डेली एक्टिविटीज, रोजमर्रा के जो काम है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होते हैं डिप्रेस्ड व्यक्ति के इसमें, बिहेवियर की वजह से। जो रोजमर्रा के जो काम है यदि वो ही उनकी अगर डिस्टर्बेंसेस आ गई और फालतू की चिंताएं, तनाव, परेशानी चेहरे पर रहती हैं, वो चीज भी एक साइन होती है।